अभय जो शहर से अपने दादाजी से मिलने सोनापुर गांव जा रहा था, उसको सोनापुर गांव जाने के लिए एक भयानक जंगल के रास्ते से जाना था। वो कुछ ही जंगल के रास्ते से जाते जाते उसको उस भयानक जंगल के रास्ते एक बस स्टैंड दिखाई देता है। वो उस बस स्टैंड के पास जाके खड़ा होके बस का इंतजार करने लगता है। शाम के ठीक 7 बज चुके थे। अभय इधर उधर देख रहा था कि उसको सोनापुर गांव जाने के लिए कोई बस या रिक्शा मिल सके। जंगल से उसको डरा देने वाले आवाजें आने लगी। ये सब देख के अभय बहुत ही डर जाता है। तभी अचानक दूसरी तरफ से एक इंसान एक हाथ में लालटेन लेके आने लगता है। क्या हुआ बेटा, इस भयानक जंगल के बस स्टैंड पे किसका इंतजार कर रहे हो? और तुम यहां अकेले हो क्या? तुम्हारे साथ और कोई नहीं है क्या? नहीं चाचा, मैं अकेला ही इस बस स्टैंड पे खड़ा हूँ। मुझे सोनापुर गांव अपने दादाजी से मिलने जाना है, इसीलिए मैं यहाँ किसी बस या रिक्शा का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इस रास्ते से कोई भी गाड़ी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बेटा, इतने रात को वो भी सोनापुर गांव, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तुम्हें इस रास्ते से सोनापुर गांव जाने के लिए अभी इस वक्त और इतने रात को कोई भी गाड़ी या रिक्शा नहीं मिलेगी। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम आज की रात मेरे घर रुक सकते हो। मेरा गांव यही पास में है। चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। कल सुबह होते ही तुम सोनापुर गांव अपने दादाजी से मिलने चले जाना। नहीं चाचा, मुझे किसी भी हालात में आज ही इसी वक्त सोनापुर गांव अपने दादाजी से मिलने जाना है, क्योंकि मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ही खराब है। वो आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अगर आज मैं उनसे नहीं मिला तो मैं कभी अपने दादाजी को नहीं मिल पाऊंगा। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं उनके मरने से पहले उनके पास रहूं। इसीलिए मेरा आज ही सोनापुर गांव पहुंचना जरूरी है। ठीक है बेटा, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूं। लेकिन बेटा, अगर तुम्हारी तकदीर अच्छी है और तुमने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया होगा तो तुमको आज इस रास्ते से कोई ना कोई गाड़ी या रिक्शा जरूर मिल जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अच्छे से सोनापुर गांव अपने दादाजी से मिलने जा सको। इतना बोल के वो इंसान वहां से चला जाता है। सामने भयानक जंगल और उस जंगल से अजीब तरीके से डरा देने वाले आवाजें आ रही थीं। ये सब देख के अभय डर जाता है। अचानक पीछे से एक रिक्शा आने लगती है। रिक्शा में पिछली सीट पे पहले से ही 2 लोग बैठे हुए थे। रिक्शा आते देख अभय के मन से डर खत्म हो जाता है। अभय कुछ सोचे बिना रिक्शा के सामने आके रिक्शा रोकने लगता है। रिक्शा रोको भाई, मुझे अपने रिक्शा में आने दो प्लीज। रिक्शा रोको। क्या हुआ बेटा, रिक्शा के सामने क्यों खड़े हो गए? क्या तुमको मरना है क्या? भाई, मुझे सोनापुर गांव जाना है। मुझे आपके रिक्शे में आने दो। मैं यहाँ इस सुनसान जंगल के बस स्टैंड पे अकेला ही खड़ा हूँ। मुझे किसी भी हालात में आज ही सोनापुर गांव जाना है। तो क्या मैं आपके रिक्शा में आ सकता हूँ? अरे बेटा, मैं सोनापुर गांव की तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं तो इन 2 लोगों को उनके गांव छोड़ने जा रहा हूँ। ऊपर से मेरे रिक्शा में मैं 2 लोगों से ज्यादा 3 आदमी नहीं बिठाता। तुम एक काम करो, थोड़ी देर में इस रास्ते से कोई ना कोई बस या रिक्शा आ जाएगा। तुम उसी गाड़ी से आ जाना। लेकिन भैया, मैं बहुत देर से बस या रिक्शा की आने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन कोई भी गाड़ी, बस या रिक्शा मुझे नहीं मिला। आखिरकार आपका रिक्शा मुझे इस सुनसान भयानक जंगल के रास्ते में मिल गया। तो प्लीज मुझे आपके रिक्शा में आने दो। आपका रिक्शा जहां तक जाएगा वहां तक मुझे आने दो। उसके बाद मैं रिक्शा से नीचे उतर जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी परेशानी देख के मैं तुमको मेरे रिक्शा में आने दे रहा हूं। जल्दी रिक्शा में बैठ जाओ। अभय रिक्शा में बैठ जाता है। रिक्शा वाले ने रिक्शा चालू किया और उस भयानक जंगल के रास्ते से रिक्शा लेके निकल पड़ा। जाते जाते जंगल से इधर उधर से भयानक जोर जोर से किसी जंगली जानवर जैसे जंगली भेड़िए की और उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं। रिक्शा में बैठे सभी लोग ये सब देख के डर से कांपने लगे। तभी रिक्शा में बैठा अभय बोला, भैया, ये किसकी आवाजें आ रही है? इस जंगल में तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, तो ये आवाज किस जानवर की हो सकती है? बेटा,
ये किसी जंगली जानवर की आवाज नहीं है। ये तो इस जंगल में घूमते रहते उस काले साए की आवाजें हैं। जब किसी इंसान की बदबू उस साए को चली जाती है तो वो इंसानों को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तुम लोग डरो नहीं, मेरा तो इस रास्ते से रिक्शा चलाने के रोज का काम है। रिक्शा वाला ये बोल ही रहा था कि तभी रिक्शा के सामने बड़ी सी काली परछाई खड़ी हुई जो 10 फीट लंबी थी। वैसे ही रिक्शा वाले ने तुरंत अपना रिक्शा रोक दिया। जैसे ही रिक्शा रुका, वो जंगल की काली परछाई ऊपर नीचे होने लगी। ये सब देख के रिक्शा में बैठे सभी लोग डर जाते हैं, सिवाय रिक्शा वाला छोड़ के, क्योंकि रिक्शा वाले को पता था कि ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई लोग, तुम लोग इस काले साए से डरो मत, ये हमें कुछ नहीं करेगा। ये तो बस हमारा रास्ता रोक के खड़ा हुआ है। ये हमारा कुछ नहीं करेगा, ये अपने आप हवा में गायब हो जाएगा। ये साया हमको सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। इतना बोल के रिक्शा वाले ने तुरंत अपना रिक्शा चालू किया और उस काली परछाई के ऊपर से अपना रिक्शा आगे ले जाने लगा। जैसे ही रिक्शा उस काले साए के ऊपर से गई, वैसे ही वो परछाई हवा में गायब हो गई। देखा भाई लोग, मैंने बोला था ना कि ये काली परछाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं रोज रात को किसी सवारी को लेकर इस रास्ते से आता रहता हूँ, इसीलिए मुझे इस जंगल के बारे में सब पता है कि इस जंगल में कौन हमें मारेगा और कौन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे ही रिक्शा कुछ आगे जाता है, वैसे ही रिक्शा वाला अपना रिक्शा रोक देता है। लो बेटा, मेरा रिक्शा तुम्हें यहीं तक छोड़ सकता है। तुम्हें इसके आगे तुमको सोनापुर अकेले ही चलकर जाना होगा, क्योंकि मेरे रिक्शे में जो 2 लोग बैठे हैं उनको मुझे उनके गांव छोड़ने जाना है। तो तुम यही उतर जाओ। लेकिन रिक्शे वाले भाई साहब, मैं अकेला इस जंगल के रास्ते से सोनापुर गांव कैसे जाऊंगा? मुझे तो सोनापुर गांव का रास्ता भी पता नहीं है, और रात के 8 बज रहे हैं, और इतने सुनसान जंगल में मुझे आप अकेला छोड़ के जा रहे हो। प्लीज मुझे इस जंगल में अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे सोनापुर गांव के नजदीक छोड़ दो। प्लीज भाई, आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। बेटा, तुमने मुझे पहले ही बोला था कि जहां तक मेरा रिक्शा जाएगा वहां तक तुमको छोड़ दो। उसके बाद तुम चलकर ही सोनापुर गांव चले जाओगे, और ऊपर से मेरे रिक्शे में मैं 2 लोगों के ऊपर किसी तीसरे को बिठाता नहीं। लेकिन तुम्हारी परेशानी देख के मैंने तुमको मेरे रिक्शे में बिठा लिया। यहां से आगे तुमको चलकर ही जाना होगा, इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। इतना बोल के अभय रिक्शा से नीचे उतर जाता है और रिक्शा वाला अपना रिक्शा लेके आगे बढ़ने लगता है। रात के लगभग 8:20 हो चुके थे। अब अभय जंगल में अकेला था। जंगल इतना डरावना लग रहा था कि मानो कोई वहां आ रहा हो। उस भयानक जंगल से जानवरों की, जंगली भेड़ियों की, उल्लुओं की आवाजें आ रही थी। ये सब देखकर अभय बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये मैं किधर फंस गया? यहाँ तो दूर दूर कोई इंसान तो क्या, कोई रोशनी भी नहीं दिख रही है। ऊपर से मुझे सोनापुर गांव का रास्ता भी पता नहीं है। ऊपर से मेरे पास तो आगे का रास्ता दिखाई देने के लिए मेरे पास टॉर्च भी नहीं है जो मुझे आगे का रास्ता दिखा सके। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये भगवान, मेरे मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेज दो। तभी उसके पीछे से एक बैलगाड़ी आने लगती है। बैलगाड़ी पे एक लालटेन लटकी हुई थी और उस पे एक इंसान बैठा हुआ था। जैसे ही बैलगाड़ी अभय के पास आई, कौन हो बेटा तुम, और इतने रात को इस भयानक डरावने जंगल में क्या कर रहे हो? मुझे तो तुम कोई मुसाफिर लग रहे हो जो रास्ता भटक गए हो। कौन हो बेटा तुम, और इस जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे हो? चाचा, मैं शहर से आया हूँ और मैं सोनापुर गांव जा रहा था, लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ और मेरे पास रोशनी देने वाला कोई साधन भी नहीं है, जैसे टॉर्च या लालटेन। तो बेटा तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? तुम क्या यहाँ तक अकेले चल के आए हो? नहीं चाचा, मैं यहाँ तक एक रिक्शे में आया हूँ। उसके बाद वो रिक्शा सोनापुर गांव की ओर नहीं जा रहा था, तो उस रिक्शा वाले ने मुझे इस सुनसान जंगल में उतार दिया। लेकिन अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सोनापुर गांव का रास्ता किस तरफ है। बेटा, लेकिन तुम सोनापुर गांव किस काम से जा रहे हो? तुम्हारा उस गांव में कोई रहता है क्या? चाचा, सोनापुर गांव में मेरे दादाजी हरि प्रसाद जी रहते हैं। वो कुछ दिन से बहुत ही बीमार है।
उन्होंने मुझे शहर में चिट्ठी भेजी थी कि वो बहुत ही बीमार है, इसीलिए मैं मेरे दादाजी को मिलने, उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने सोनापुर गांव जा रहा हूँ। बेटा हरिप्रसाद जी तुम्हारे दादाजी है क्या? तो अब बेटा तुम किसी बात की टेंशन मत लो, क्योंकि मैं भी उसी गांव सोनापुर का रहने वाला हूँ। मैं तुम्हारे दादाजी के घर के पास ही मेरा घर है। आ जाओ बेटा, मेरे बैलगाड़ी पे बैठ जाओ। अभय बैलगाड़ी पे बैठ जाता है। बैलगाड़ी धीरे धीरे उस जंगल के रास्ते से चलने लगती है। रात के 9 बज रहे थे। जंगल के झाड़ियों से किसी के चलने जैसी आहट उनको महसूस होती है, जैसे उनके बैलगाड़ी को कोई रोकने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज उन्हें सुनाई दी। चाचा, इतने रात इस जंगल में कौन चिल्ला रहा है? बेटा, यहाँ से सोनापुर गांव की सरहद शुरू हो जाती है। ये सोनापुर गांव का जंगल है। इस जंगल में रात को काले साए घूमते रहते हैं। किसी भी इंसान को कभी भी ये काला साया अपने और खींच सकता है। हम दोनों का नसीब बहुत ही खराब है जो हम इतने रात को, वो भी रात 9 बजे के बाद, वो भी इस सोनापुर गांव के जंगल से अकेले जा रहे हैं। भगवान को मेरा बस यही कहना है कि हमें सुखरूप हमारे गांव पहुंचा दो। लेकिन चाचा, आप इतनी रात को बैलगाड़ी लेके कहाँ से आए? आप कहाँ गए थे? बेटा, मुझे पास के गांव में कुछ ज़रूरी काम था, तो मैं वहां गया हुआ था। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, नहीं तो मैं इस रास्ते से दिन ढलने से पहले ही घर पहुंच जाता हूँ। चलते चलते थोड़ी देर बाद वो भयानक जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है। कुछ सामने जाते ही सोनापुर गांव आ जाता है। सभी घरों के दरवाजे से रोशनी जगमगा रही थी। बैलगाड़ी सोनापुर गांव में पहुंच जाती है। जैसे ही बैलगाड़ी गांव के बीचों बीच पहुंचती है, वहां बरगद के पेड़ के नीचे शामू की चाय की दुकान थी। कड़ाके की ठंड की वजह से गांव के कुछ लोग अलाव जलाकर हाथ सेंक रहे थे और आपस में कुछ गंभीर चर्चा कर रहे थे। लो बेटा, आ गया तुम्हारा दादाजी का गांव सोनापुर। अब तुम्हें यहाँ किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम आराम से बैलगाड़ी से नीचे उतरो और अपने दादाजी से मिलने चले जाओ। लेकिन चाचा, आप नहीं आ रहे हो क्या? आपका घर भी तो मेरे दादाजी के घर के पास है, तो आप भी मेरे साथ वहां तक चलो ना। हम दोनों बैलगाड़ी पे साथ साथ चलते हैं। नहीं बेटा, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है, इसीलिए मुझे आगे जाना है। तुम यहाँ से अकेले चले जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। आगे जाते ही तुमको सामने ही पीपल के पेड़ के नीचे गांव के शामू की चाय की दुकान दिखेगी। वहाँ तुमको और कुछ लोग अलाव के पास बैठे हुए दिखाई देंगे। अब जल्दी जाओ बेटा, मुझे आगे जाना है। उसके बाद अभय बैलगाड़ी से नीचे उतर जाता है। उसके बाद अभय ने उस इंसान को धन्यवाद कहा। धन्यवाद चाचा, जो आपने मुझे सोनापुर गांव तक छोड़ा। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मेरी बहुत मदद की। अरे, इस वक्त गांव में कौन आया है? और वो भी काशी चाचा की बैलगाड़ी पर। लेकिन काशी चाचा की बैलगाड़ी यहाँ कैसे? सामने से अभय चाय की दुकान पे आने लगता है। जैसे ही अभय चाय की दुकान पे आया, बेटा, तुम कौन हो और इतनी रात गए इस डरावने जंगल को पार करके यहाँ कैसे पहुंचे? तुम्हारी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। नमस्ते काका, मैं हरिप्रसाद जी का पोता हूँ, शहर से आया हूँ। दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे आज ही पहुंचना था। रास्ते में उस बैलगाड़ी वाले चाचा ने मेरी बहुत मदद की, वरना मैं तो उस जंगल में ही फंस गया होता। क्या? हरिप्रसाद का पोता? बेटा, तुम थोड़ी देर पहले इसी रास्ते से आए हो। क्या तुम्हें रास्ते में कुछ अजीब नहीं दिखा? हाँ काका, रास्ते में एक रिक्शा वाला मिला था, फिर एक भयानक काला साया भी दिखा, और अंत में उस बैलगाड़ी वाले चाचा ने मुझे सहारा दिया। मैं उसी चाचा के बैलगाड़ी पे आया हूँ। वो अभी मुझे वहाँ बैलगाड़ी से नीचे उतार के आगे चले गए। उस चाचा का घर भी मेरे दादाजी के घर के पास ही है। सभी लोग अभय को अजीब तरीके से देखने लगे। बेटा, तुम किसके बैलगाड़ी में आए हो? इस गांव में तो एक ही इंसान के पास बैलगाड़ी थी, जिसका नाम काशी था। बेटा, तुम किसके साथ आए थे? काशी चाचा तो 3 साल पहले इसी जंगल के रास्ते में एक हादसे में मारे गए थे। वे तब भी पास वाले गांव से काम करके लौट रहे थे। शांत हो जाओ सब। हरिप्रसाद एक बहुत ही नेक इंसान है। शायद उनकी दुआओं और पूर्वजों के आशीर्वाद ने ही आज इस लड़के की जान बचाई है।
काशी की आत्मा आज भी उस जंगल में भटकती है, लेकिन वो कभी किसी का बुरा नहीं करती, खासकर नेक लोगों की। इसलिए बेटा, तुमको काशी के आत्मा ने बैलगाड़ी पे सही सलामत इस गांव में छोड़ा, क्योंकि तुम उस इंसान के पोते हो जिसने उस काशी की जिंदा रहते बहुत मदद की थी। क्या वो एक रूह थी? लेकिन उन्होंने तो मुझे गांव तक पहुंचाया। हाँ बेटा, सोनापुर का ये जंगल जितना डरावना है उतना ही रहस्यमयी भी। खैर, अब तुम घबराओ मत। मोहन, लालटेन उठाओ और अभय को हरि प्रसाद जी के घर तक छोड़ कर आओ। बेचारा बहुत डरा हुआ है। अभय कांपते कदमों से मोहन के साथ अपने दादाजी के घर की ओर बढ़ चला। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि दादाजी बिस्तर पर लेटे हुए थे। अभय को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। आ गए बेटा, मुझे पता था तुम आओगे। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दादाजी, रास्ते में मुझे अपनों का साथ मिल गया था। बस अब आप जल्दी ठीक हो जाइए। अभय ने दादाजी को उस रात की बात नहीं बताई, लेकिन उसे समझ आ गया था कि उस भयानक जंगल में जहां काला साया उसकी जान लेने पर तुला था, वहीं एक भली आत्मा ने उसकी जान बचाई थी। सोनापुर की वो रात अभय को जीवन भर याद रहने वाली थी। बेटा, तुम आते आते बहुत थक गए होंगे। तुम अब सो जाओ बेटा। दादाजी, आप मेरी चिंता मत करो। पहले ही आप इतने बीमार हो। आपको कितना बुखार है? बेटा, इस बातों को छोड़। अब मेरी उम्र हो गई है। अच्छा हुआ आखिरी समय में तुम मेरे पास हो। तुम उस अलमारी के पास जाओ। उसके नीचे एक पुरानी लकड़ी की संदूक है, उसे निकालो। उसमें तुम्हारी दादी के गहने और इस घर के कागजात हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस गांव और इस मिट्टी की सेवा में गुजार दी। अब ये सब तुम्हारी अमानत है। नहीं दादाजी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे बस आप चाहिए। मैं कल सुबह ही आपको शहर के बड़े अस्पताल ले जाऊंगा और उस अस्पताल में आपका इलाज बड़े डॉक्टरों से कराऊंगा। नहीं बेटा, अब मेरा समय पूरा हो चुका है। मैंने बस तुम्हारा चेहरा देखने के लिए अपनी सांसों को रोक रखा था। अब जब तुम यहाँ हो तो मुझे डर नहीं। बस एक वादा करो, इस सोनापुर गांव को कभी भूलना मत। यहाँ के लोगों की मदद हमेशा करना। इतना कहते ही दादाजी ने एक लंबी और गहरी सांस ली और उनकी पकड़ अभय के हाथ पर ढीली पड़ गई। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी, जैसे उन्हें अपनी मंजिल मिल गई हो। अभय जोर जोर से रोने लगा। तभी अचानक वहां सभी लोग आ जाते हैं। हौसला रखो बेटा। हरि प्रसाद जी एक फरिश्ते थे। उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर ली। अब पूरा गांव उनके अंतिम विदाई की तैयारी करेगा। अभय ने अपने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी की और अभय अब उसी घर में हमेशा के लिए रहने लगा। कैसी लगी दोस्तों ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही सिख देने वाली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। कंटिन्यू टू बी माई वीडियो फॉर भूटिया टून।